नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। लेकिन यह जीत कैसे मिली है, क्यों मिली है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितने कर्म और कुकर्म किए, अब उसका लेखा जोखा हो रहा है चुनाव रिजल्ट आने के 2-3 दिन बाद। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि किस तरह से गुंडागर्दी की गई है और ईवीएम को हैक किया गया है और ईवीएम पर गलत वोट डाले गए हैं, ईवीएम से छेड़छाड़ किया गया है और बहुत सारे ईवीएम पकड़ में भी आए थे। तो इससे सवाल उठता है हमारी केंद्र सरकार पर, हमारी चुनाव कराने वाली एजेंसी जो सबसे बड़ी एजेंसी है चुनाव आयोग, और इसके साथ साथ पूरे लोकतंत्र पर एक सवालिया निशान उठता है कि क्या लोकतंत्र खतरे में है, क्या लोकतंत्र को हैक कर लिया गया है, क्या हमारे यहाँ हिटलरशाही और तानाशाही अराजकता बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में है, क्या हमारा संविधान खतरे में है, क्या हमारे देश का वजूद खतरे में है। विश्लेषण शुरू करें उसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जा सके। साथियों, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया। और आज इन चारों स्तंभों के खिलाफ आप देख सकते हैं कि किस ढंग से देश को चलाया जा रहा है। व्यवस्थापिका का मतलब होता है संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, जो कानून बनाते हैं देश चलाने के लिए, जो कानूनों में संशोधन करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं और राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं। और यहाँ पर सांसद चुन करके जाते हैं और वही फैसला करते हैं देश के निर्माण के लिए, देश के भविष्य के लिए और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और वह सांसद किस हद तक क्या कर जाते हैं और संसद को किस तरह से हैक कर लिया जाता है और संसद में किस तरह से जबरन कानून को पास करा लिया जाता है, इसको भी आपने देखा होगा बीते 2-3 सालों में। 2-3 सालों में क्या, 2014 के बाद से ही संसद में जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं और जिस तरह से संसद की मर्यादा को तार तार किया गया है और तार तार किया जाता रहा है और अभी भी तार तार किया जा रहा है, उसे आप अच्छी तरह से समझते होंगे। और नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि लॉकडाउन के समय में जो 3 काले कानून लाए गए थे वे किस तरह से बिना चर्चा किए हुए पारित कराए गए थे। दोनों सदनों में चोर दरवाजे से लाए गए और उन्हें किस तरह से पास कराया गया था। तो सिर्फ 3 काले कानून ही नहीं, बहुत से ऐसे कानून पारित हुए हैं जो संसद की परंपरा के मुताबिक नहीं पास हुए हैं, बल्कि एक पार्टी की खास पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी हठधर्मिता, उसकी गलत नीतियों और उसकी कुत्सित विचारों के तहत, उसके तानाशाही रवैये, उसके हिटलरशाही रवैये के तहत बहुत से कानून पास किए गए। इसी तरह से कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिमंडल, जो संसद में बनाए हुए कानूनों के अनुसार देश को चलाने का काम करता है और उस मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री 2014 से लेकर के अब तक जितने भी निर्णय लिए हैं, जितने भी फैसले किए हैं, जितने भी जुमले बोले हैं, जितने भी देश विरोधी गतिविधियां उनके मुंह से निकली हैं, उसे भी आपने सुना होगा। और वो चाहे कोरोना काल रहा हो और वो चाहे चुनाव का वक्त रहा हो, उनके बयान जिस तरह के होते हैं उससे देश की जनता, करोड़ों मतदाता और बुद्धिजीवी वर्ग आहत हुआ है और अब भी आहत ही हो रहा है। जब वे किसी पार्टी से, किसी
पार्टी के चुनाव चिन्ह को आतंकवादी कहते हैं और उस पार्टी को भी आतंकवादी तमंचाधारी माफिया कहते हैं, जो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, पिछड़ों दलितों की पार्टी है। अगर वे ऐसा कहते हैं तो क्या ये संविधान के संगत है? बिल्कुल नहीं है। और ये कोई पहला बयान नहीं है, इस तरह के हजारों बयान प्रधानमंत्री जी के हैं, जो कि सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा देते हैं, जो कि जातिवाद को भी बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं और सबसे बढ़कर के देशद्रोह को बढ़ावा देते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या हमारा देश, हमारा लोकतंत्र खतरे में है? हाँ, खतरे में है। और आज से ये खतरा नहीं है, ये खतरा 2019 के पहले से है, या यूं कहें कि 2014 के बाद से है, जब से दक्षिणपंथी शक्तियां हमारे प्रजातंत्र को हैक कर ली हैं। जब से ये दक्षिणपंथी शक्तियां, ब्राह्मणवादी, सवर्णवादी शक्तियां हमारे लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दी हैं और अपनी मनमर्जी चला रही है और हमारे देश के संविधान को ठेंगा दिखा रही है, तभी से। और 2019 में तो उस समय प्रमाणित हो जाता है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके सामने आते हैं और वे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस देश की कानून व्यवस्था को तार तार कर रहा है और हमारी न्यायपालिका ध्वस्त होती जा रही है, हमारी न्यायपालिका की साख गिरती जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई की तरफ, उस समय दीपक मिश्रा थे, दीपक मिश्रा की तरफ इशारा किया था कि सत्ता के इशारे पर ये संविधान और न्यायपालिका की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। और उसी समय 4 जजों के समूह ने कहा था कि हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में है। लेकिन उस पर उस समय किसी ने गौर नहीं किया था और लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताते आ रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा रहा है या वे खुद ही जीत रही है अपने ईवीएम की सेटिंग से, चुनाव आयोग की मिलीभगत से। आज तक का रिकॉर्ड है कि चुनाव आयोग को चुनाव के पहले कभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे पीएमओ कहा जाता है, पीएमओ में नहीं बुलाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव के तुरंत पहले ही चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो क्यों तलब किया गया था? क्या उस समय सेटिंग की गई थी कि हमें 5 राज्यों में जिताइए या हमारी पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाइए, जहां नहीं जीत रहे हो वहां भी जिताइए और ईवीएम में सेटिंग कीजिए? क्या इसके लिए बुलाया गया था या किस लिए बुलाया गया था? इसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने कभी भी नहीं बताया और न कभी बताएगा, क्योंकि एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था। तो साथियों, जस्टिस चिलमेश्वर सहित जिन जजों ने कहा था कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, वो बात बिल्कुल सही है। और उनकी बात की प्रामाणिकता तो उस समय साबित हो गई थी 2020 में, अगस्त 2020 में, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था राम मंदिर पर। और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा था, बल्कि नागपुर के आरएसएस कार्यालय से लिख करके आया था, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि फैसला सरासर एक तरफा था। मंदिर तोड़ने के खिलाफ जो मुकदमे दायर हुए थे, उनमें से किसी को सजा नहीं दी गई। मस्जिद तोड़ने के खिलाफ जो मुकदमे दायर हुए थे और जितने उसके एक तरह के अपराधी थे मंदिर मस्जिद तोड़ने के, उनको कोई सजा नहीं दी गई। अलबत्ते मंदिर बनाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इलाहाबाद के निर्णय को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे परिसर को रामलला या राम के परिसर को, राम मंदिर के परिसर को 3 भागों में बांट करके बंटवारा करने की बात कही थी। एक भाग मुस्लिमों को दिया जाए और दूसरा वहां के जो महंत रहे हैं शुरू से, और तीसरा हिंदुओं को। और इसे भी नजरअंदाज किया सुप्रीम कोर्ट ने और एक तरफा फैसला सुनाते हुए फैसला ही नहीं सुनाया, बल्कि राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट भी बना दिया। और इस फैसले से देश भर में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हुई थी, भर्त्सना हुई थी। और उस फैसले के 3 महीने के अंदर ही
उस जज को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था। इस तरह के और भी फैसले हो सकते हैं जो देश हित में नहीं रहे हों, न्याय की तराजू पर नहीं तौले गए हों, बल्कि एक तरफा सुनाए गए हों। और आए दिन ऐसे फैसले छोटी अदालतों में भी आते रहते हैं। तो क्या हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रह गई है? क्या हमारी न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं हो गया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम हो गए हैं ऐसे समय में, जब योगी का राज चल रहा है और मोदी राज अपने दूसरे कार्यकाल की तरफ बढ़ गया है और 2-4 दिनों के अंदर फिर से मुख्यमंत्री पद संभाल लेंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है, तो इनके आपराधिक कृत्यों से सब लोग अवगत होंगे। और अब तो इनके आपराधिक कृत्यों को या इनके आपराधिक ठोक दो की राजनीति या बुलडोजर की राजनीति जो ये चला रहे थे, अब तो और ठसक के साथ चलाना चाहेंगे, क्योंकि इनको ये कहने का मौका मिल गया कि हमने जो कुछ भी किया उस पर प्रदेश के मतदाताओं ने मुहर लगा दिया है, अर्थात मैंने जो कुछ भी किया वो सही किया था और जो कुछ आगे करेंगे वो सही करेंगे। तो अपनी नैतिकता और अपनी अच्छाई का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट अपने से ही दे लेंगे, किसी और को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, एक बात और कही जाती है कि हमारा लोकतंत्र तो खतरे में है ही है, लेकिन एक अघोषित इमरजेंसी भी चल रही है। इमरजेंसी 1975 में लागू किया था इंदिरा गांधी ने। उस समय सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पर ताला लगा दिया गया था, मीडिया के ऊपर, संसद भवन में, हर जगह जो है। और लोकतंत्र के अधिकार, संविधान के अधिकार जो प्रदत्त थे नागरिकों को, देशवासियों को, वे सब छीन लिए गए थे। उसी तरह से आज घोषित इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन अघोषित, बिना घोषणा किए हुए ही इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। और आज से नहीं, वर्षों से, या यूं कहें कि 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मनमर्जी करने लगे हैं और अपनी तानाशाही, अपनी हिटलरशाही से देश के ऊपर राज करने का मन बना लिए हैं और उसी के हिसाब से राज कर रहे हैं और आरएसएस के एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक ऐसा संगठन है जो कट्टर हिंदूवादी है और आरएसएस को संविधान में, लोकतंत्र में, राष्ट्रीय एकता में, समानता में, धर्मनिरपेक्षता में, किसी भी चीज में इस संस्था का विश्वास नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आरएसएस के बड़े नेता या आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व वाले लोग कहा करते हैं, सरसंघ चालक हो गए और भी जितने पदों पर लोग वहां पर विराजमान हैं, उन लोगों के मुखार बिंदुओं से सुना गया है कि न वे संविधान में विश्वास करते हैं, न लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, न न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं। उनका विश्वास किसी में नहीं है। अगर उनका विश्वास किसी में नहीं है तो ऐसी संस्था को क्यों नहीं बैन किया जाता है? ऐसी संस्था को क्यों नहीं पहले बैन किया गया था? जब सरदार पटेल गृह मंत्री हुआ करते थे, उस समय इसके ऊपर लगाम लगाई गई थी, इसकी इसी उल जलूल हरकतों के वजह से। लेकिन अब जब आरएसएस की ही सरकार हो गई है तो इसके ऊपर कौन लगाम लगा सकता है? और आजकल जो आरएसएस में मंथन चल रहा है और आरएसएस में जो कट्टरपंथी विचारधारा लागू करने की बातें सोची जा रही है, उनका जो गुप्त एजेंडा है, अब वो गुप्त एजेंडा नहीं रह गया है, बल्कि खुल करके एक विध्वंसक एजेंडा बन चुका है। और वह विध्वंसक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का 2025 तक। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे और इन 100 सालों से आरएसएस लगातार मांग करता आ रहा है, लगातार कोशिशें करता आ रहा है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का बने, भारत सिर्फ हिंदू राष्ट्र बने, यहां पर मुसलमानों या अल्पसंख्यकों या और दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर उन्हें रहना है तो एक नागरिकता विहीन, मतलब कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए।
और इसी सब मकसद से सीएए एनआरसी लाई गई थी। लेकिन देश की जनता, देश की बहुसंख्यक बुद्धिजीवी सब एक तरफा खड़े हो गए और उन्हें कानून वापस तो नहीं कराया जा सका था। उस समय लॉकडाउन आ गया था, कोरोना की कहर आ गया था, वापस तो नहीं कराया जा सका था किसान कानूनों की तरह, लेकिन उनके मंसूबों को जरूर विध्वंस कर दिया गया था। उनकी जो सोच थी कि लोगों से नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगने के लिए पहचान पत्र मांगा जाए और उस पहचान पत्र के तहत जो भी पहचान पत्र हैं उन्हें कोई वैल्यू न दिया जाए और सबको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाए और इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, खास करके मुसलमानों की, दलितों की और पिछड़ों की। क्योंकि उनका मानना है कि इनके वोट से ही सरकारें बनती हैं और अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं और आज भी जो सरकारें हैं वो सब इन्हीं के वोट से हैं और जरूरी नहीं है कि ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देती ही रहें। तो वोट के अधिकार को, देशवासियों के वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए एनआरसी और सीएए कानून लाया गया था और यह भी एक देश विरोधी कानून था जिससे कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए इन कानूनों को लाया गया था। इसी तरह से किसानी खेती को चौपट करने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 3 काले कानून लाए थे कि किसानों की खेत खलिहान भी अडानी, अंबानी और कारपोरेट के हवाले कर दिया जाए, उसमें भी इन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि ये लोकतंत्र के खिलाफ ही काम कर रहे थे, लोकतंत्र को नष्ट करने के ही लिए उसको लाए थे उस कानून को, लेकिन किसानों के आंदोलन ने उन्हें मजबूर कर दिया माफी मांगने के लिए भी और काले कानूनों को वापस करने के लिए भी। तो साथियों, जिस ढंग से हिंदुओं की हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित की जाती है और उसमें एक भगवा संविधान पेश किया जाता है और वो भगवा संविधान कुछ और नहीं बल्कि मनुस्मृति था और उसे अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो पेश करता है कि हिंदू राष्ट्र में इसी संविधान को लागू किया जाएगा और मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बातें कह रहा था। सिर्फ वही नहीं बल्कि धर्म संसद में उपस्थित जितने भी धर्म गुरु थे सब ने आग उगली थी हमारे देश के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ, हमारे अल्पसंख्यकों के खिलाफ और राष्ट्रीय संप्रभुता और एकता के खिलाफ। तो क्यों न माना जाए कि हमारा लोकतंत्र आज इस दक्षिणपंथी शासन के दौर में खतरे में आ गया है, लेकिन हमारे देश की जनता इस खतरे को भांप नहीं पा रही है और उसी पार्टी को बार बार जिता रही है जो लोकतंत्र को का गला घोट रही है, उसी पार्टी को बार बार जिता रही है। लेकिन हमें तो नहीं विश्वास है कि जनता जिता रही है, बल्कि हमें यह विश्वास है और सबूत भी सामने आ चुके हैं और अभी सबूत और आ भी जाएंगे कि ये जितने भी चुनाव 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की और विजय हासिल की है, इसमें ईवीएम की सेटिंग और अधिकारियों का दुरुपयोग और अधिकारियों से जबरन अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए माहौल और उनके कार्यकर्ता जिस तरह से मतदान केंद्रों में घुस करके खुद ही ईवीएम के बटन दबा रहे थे, इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब देश के भविष्य की चिंता नहीं है, लोकतंत्र की चिंता नहीं है, संविधान के उड़ती हुई धज्जियों की चिंता नहीं रह गई है, बल्कि वे अपनी मनमानी से, अपनी हिटलरशाही से, अपनी तानाशाही से पर उतर आए हैं और इसी के तहत वे जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं और लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री का जैसा बर्ताव शुरू से रहा है 2004 से लेकर के 2014 से लेकर के अब तक, आपने देखा होगा कि इन्होंने देश के सामने कितने झूठ बोले, कितने जुमले बोले और कितने विघटनकारी बातें बोली और कितनी मुसलमानों को के खिलाफ आग उगली है। आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी में। टीवी तो दिखाती नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं गूगल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर के। साथियों, हमारा जो
तीसरा स्तंभ होता है वो न्यायपालिका है, जिसके बारे में बताया है कि न्यायपालिका की साख भी खतरे में है। और न्यायपालिका से जिस तरह से न्याय राजनीतिक पूर्वाग्रहों से दिलाया जा रहा है, या नागपुर के न्याय को सुप्रीम कोर्ट का न्याय बताया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, संविधान विरोधी है। और खुद सुप्रीम कोर्ट के आचार संहिता के अनुसार भी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा, सुप्रीम कोर्ट की साख के खिलाफ भी है। तो इस तरह से न सिर्फ व्यवस्थापिका यानी संसद के दोनों सदनों को, कार्यपालिका और बल्कि न्यायपालिका तक को अपने मुट्ठी में ले लिया है नरेंद्र मोदी ने। न सिर्फ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बल्कि आपने देखा होगा कि भारत की मीडिया को भी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है। उसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाने लगा है। जो मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता था, आज वो चाटुकारिता कर रहा है, पत्रकारिता नहीं कर रहा है और देश को गुमराह कर रहा है। प्रधानमंत्री और उनके पार्टी के पक्ष में सारे समाचार पढ़े जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की स्तुति वंदना की जा रही है। इनका काम होता है कि घपले घोटाले को उजागर करना, इनका काम होता है विश्लेषण करके। आज की राजनीति में जो विश्लेषण होना चाहिए, सटीक विश्लेषण, और उसमें अगर सरकार की निंदा करनी पड़े, सरकार की आलोचना करनी पड़े, तो उससे भी नहीं बचना चाहिए। इतनी छूट दी है संविधान ने मीडिया को, या यूं कहें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इतनी छूट दी है कि आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से चर्चा, बहस, डिबेट सब कुछ कर सकते हैं। न सिर्फ पत्रकार जगत को यह छूट दी गई है, बल्कि हर देश के देशवासियों को छूट दी गई है कि सरकार के खिलाफ भी बोल सकती है, सरकार के अन्याय के खिलाफ भी बोल सकती है, और सरकार अगर कोई अच्छे काम करती है तो उसकी सराहना भी कर सकती है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आज जितने भी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, जितनी भी एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ा खतरा हमारे संविधान के ऊपर मंडरा रहा है, जिसे कि नष्ट करने और हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कही जा रही है। तो साथियों, आप ये भी देख रहे हैं कि भारत देश को न सिर्फ कलंकित किया जा रहा है, बल्कि बेचा जा रहा है। जितने भी सरकारी कंपनियां थी उनका सौदा हो चुका है, और जो कंपनियां बची हैं उनका सौदा होने वाला है। हवाई जहाज बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए, रेल बिक गई, LIC बिक गया, सब कुछ बिकता जा रहा है और सब कुछ कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है। इस तरह से कारपोरेट के हवाले अगर सब कुछ हो जाएगा तो इनमें मिलने वाला रोजगार भी नहीं मिलेगा और आरक्षण का तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए।